तो अब हम बात करने जा रहे हैं भूगोल की। भूगोल हमने वैसे पढ़ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, कौन सा भौतिक भूगोल। अब हम अच्छे से जो पढ़ना जा रहे हैं डीपली, मतलब कि हम करने जा रहे हैं +2 क्लास का, कक्षा 12 का मानव भूगोल। हमने अब तक पढ़ा था भूगोल, अब बात कर रहे हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पहले तो बेसिक सी बात देख लेते हैं कि मानव भूगोल का पिता कौन था। मानव भूगोल, तो मानव भूगोल का जो पिता था वो कौन था? इसे बोला जाता है रेटजेल को, रेटजेल फ्रेंडलिक को। फ्रेंडलिक को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, या पिता मान लो, यह कहा जाता है। अब बात आती है कि मानव भूगोल है क्या चीज। मानव भूगोल वो है जो पृथ्वी, यानी कि हमारा जो धरातल है या पूरी पृथ्वी है, या फिर मान लो कि जो पूरा ये तुम्हारा पर्यावरण है, इसके और मानव दोनों के बीच जो संबंध है, पर्यावरण यानी प्रकृति और मानव, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हम प्रकृति और मानव दोनों के बीच में जो रिलेशन है कि पहले मानव कैसा था, अब मानव कैसा है, पहले प्रकृति कैसी थी, अब प्रकृति कैसी है, यानी कि प्रकृति से रिलेटिव सारे जो दृश्य हैं वो, और जो मानव से रिलेटिव जो सारी विचारधाराएं हैं, हम उनके बीच का जो अध्ययन करते हैं वो किसमें आता है? मानव भूगोल में। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये रहेगा कि मानव भूगोल वह भूगोल है जिसके अंदर हम प्रकृति और मानव दोनों के बीच के जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज यही है कि मानव भूगोल है जो मानव व पृथ्वी, लिख लो, पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन है। किसका? संबंधों का अध्ययन, अध्ययन मानव भूगोल है, मानव भूगोल। अब बात आती है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानव भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र हैं। पर्यटन भूगोल है, व्यापारिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। यानी कि मानव से रिलेटिव जितने भी भूगोल के सेक्टर हैं, चाहे वो घूमने से लेकर है, पर्यटन वाला है, चाहे वो आय के लिए है, चाहे वो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको नगर नियोजन के लिए है, यानी जो मानव से रिलेटिव भूगोल है वो सारे के सारे किसमें आएंगे? मानव भूगोल में। वो सारे के सारे मानव भूगोल के क्या है? उपक्षेत्र है। चाहे वो चिकित्सक भूगोल हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने वो सामाजिक भूगोल हो, सांस्कृतिक भूगोल हो, भाषाई भूगोल हो, यानी कि जितनी विविधता पाई जाती है, जितने प्रकार का भूगोल है, उतनी वो सारी की सारी, यानी कि जो मानव से रिलेटिव है वो सारे किसके अंदर है? मानव भूगोल के अंदर है। हम बात कर रहे हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट कि एक टॉपिक आता है इसके अंदर, मानवीकरण और प्राकृतिकरण। मानवीकरण और प्राकृतिकरण। अब देखो कि हम जानते हैं कि मनुष्य था, जब आदि मानव था तब बहुत ज्यादा सभ्य था, इतना सभ्य था इतना सभ्य था कि जब आसमान से बारिश होती तो बारिश को प्रकोप समझता था, इतना डरता था वो प्रकृति से, प्रकृति की पूजा करता था। अगर वो बारिश होती तो उसको डर लगता कि प्रकृति उससे क्या कहते हैं रूठ गई है, प्रकृति उससे रूठ गई है और उसको प्रकोप दिखा रही है, अपना सजा दे रही है। जबकि जैसे 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 वो थोड़ा थोड़ा अच्छा मतलब कि सोचने लगा, अच्छी उसकी बुद्धि विकसित होने लगी, तो उसने क्या किया, उसको उसका फायदा उठाने लगा। वो कैसे? अब जाहिर सी बात है कि आज का मानव और उस मानव में बहुत फर्क है। आज अगर हमें बारिश मिलती है तो हम उसमें नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन उस तब मानव ऐसा नहीं कर रहा था, तब वो उससे डर रहा था। तब प्राकृतिकरण हो रहा था या मानवीकरण हो रहा था? तब प्राकृतिकरण था। तब क्या था? प्राकृतिकरण। कि मानव था जो प्रकृति के अकॉर्डिंग डल रहा था, मानव का प्रकृति के अकॉर्डिंग डलना। यानी कि मानव का, सिंपल शब्दों में लिखें तो मानव का प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुसार चलना क्या था? प्राकृतिकरण। अब जैसे जैसे मानव थोड़ा विकसित होता गया, सबसे पहले उसने उससे बारिश से बचने के लिए छत का जुगाड़ किया होगा। छत का जुगाड़ करते करते उसने पानी को इकट्ठा करने का सोचा होगा। फिर
आज इतना विकसित हो चुका है कि उस पानी से हम बिजली बना रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, बांधों के रूप में। तो वो सब विकास कर्म थे इसके। मानव का प्रकृति के अनुसार चलना प्राकृतिकरण है। लेकिन जब मानव ने इतना ज्यादा अपने आप को विकसित कर लिया कि वो प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगा। पहले तो मानव डर रहा था, प्रकृति के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अब वो इतना विकसित हो चुका है कि प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। तो वो क्या हो गया, उसका प्रकृति का मानवीकरण हो गया। पहले मानव का प्राकृतिकरण हुआ, अब किसका हो गया, अब प्रकृति का मानवीकरण हो गया। प्रकृति का मानवीकरण हो गया। क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर कि मानवीकरण और प्राकृतिकरण दोनों चीजें क्या है। जब तक मनुष्य पृथ्वी उसे क्या कहते हैं, अपने प्रकृति से डर रहा था, उसकी पूजा कर रहा था, प्रकृति के अकॉर्डिंग खुद चल रहा था, तब तक प्राकृतिकरण था। किसका, मानव का क्या हो रहा था, प्राकृतिकरण हो रहा था। लेकिन जब मानव ने खुद को विकसित किया, विकसित करने के बाद उसने क्या किया कि प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग डालना स्टार्ट कर दिया, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग डालना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाया, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना। आपका पहला चैप्टर क्लियर है। पहले चैप्टर के अंदर आपकी मानव भूगोल का जनक आ गया, मानव भूगोल की परिभाषा आ गई, मानव भूगोल में प्राकृतिकरण मानवीकरण आ गया। फिर इसके बाद एक मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवनिश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो जो नवनिश्चयवाद का सिद्धांत है वो दिया था आपके ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी विस्तृत चर्चाएं नहीं की जाती इन क्वेश्चंस में, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपका मानव का प्राकृतिकरण या प्राकृतिक का मानवीकरण। ये दोनों इंटरसेक्शन है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होंगे। तो ये जायज सी बात है, अगर मानवीकरण पूछ रहे हैं तो उसके अंदर प्राकृतिकरण कैसे ना कैसे इन्वॉल्व होगा, आप बताए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो जब इसके पहले चैप्टर के अंदर मुझे लग रहा है कि बस इतनी सी बातें हैं, मानवीकरण, प्राकृतिकरण, मानवीकरण, मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल से के संबंधित उपक्षेत्रों के अलावा क्या था, मानव भूगोल की परिभाषा। बस पहले चैप्टर में इतना ही है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले जो आर्थिक क्रियाकलाप में आती है जनसंख्या। सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, जनसंख्या। अब देखो जनसंख्या की जो बात करते हैं हम इसके अंदर, तो जनसंख्या क्या थी, हम जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। किसी भी देश में लोगों की जो संख्या होती है वो देश की जनसंख्या कहलाती है। सिंपल सी बात है कि किसी भी देश में वहां के लोगों की संख्या उस देश की जनसंख्या कहलाएगी। हमारे देश में जनसंख्या जो लगभग अपने बात करें, अभी नए आंकड़े नहीं आए, तो 2011 के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो 121 करोड़ के पार है, 121 करोड़ के पार है हम बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित कैसे होता है, हम सबसे पहले बस पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि जनसंख्या का वितरण प्रभावित कैसे होगा। अब जनसंख्या यानी लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लेना कि सबसे पहले ये लिख लेना जलवायु। क्या लिख लेना, जलवायु। लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां की जलवायु अच्छी होगी। ना तो वो ज्यादा गर्मी में रहना पसंद करेंगे ना ज्यादा ठंड में। हमारी बात ले लो, हमें जब गर्मी लगती है तो हम कहते हैं कि सूर्य निकलना ही नहीं चाहिए, है ना, तब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और जब सर्दी लगती है तो अपने कहते हैं कि सूर्य भाई जल्दी निकल जा, ऐसे करने लगते हैं ना। सेम वही कहानी है कि ना तो मानव ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है ना ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है। उसको क्या चाहिए, एक अनुकूल वातावरण चाहिए। जहां उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, जहां उनको अनुकूल जलवायु मिलेगी, वो वहां रहना पसंद करेगा। इसलिए जलवायु का एक विशेष योगदान रहता है। दूसरी इसके बाद बात आती है स्थलाकृतियों की। किसकी, स्थलाकृति। यानी स्थलाकृति का मतलब होता है जमीन का जो भूभाग है उसकी आकृति कैसी हो। अब एक तो पहाड़ खड़े हैं, उसके ऊपर रहना पसंद करोगे, नहीं, उसके ऊपर रह ही नहीं सकोगे। दूसरा, खड्डों में नहीं रहोगे। तीसरा, तुम रहना कहां पसंद करोगे, समतल मैदानों पे। तो ये जो स्थलाकृतियां वो इसी तरह से बना हुआ है कि मानव वहां रहना पसंद करेगा जहां उसको समतल मैदान मिलेंगे, मैदानी भाग होगा जहां वो फसल अच्छी कर पाए, पशुओं को साथ रख पाए, यानी कि अपने पूरे समुदाय को साथ रख सके।
तीसरा जो हम बात करते हैं इसके अंदर, वो हम बात करते हैं जलवायु के बाद स्थलाकृति, और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जल की उपलब्ध, जल की पूर्ति। लिख लो, जल की पूर्ति लिख लो कि मानव वहां रहना पसंद करेगा जहां पे जल की पूर्ति हो, वहां रहना पसंद नहीं करेगा जहां पे बहुत ज्यादा या तो बाढ़ आए, या तो पानी आए ना, या तो सूखा पड़े, और पानी आए तो इतना ज्यादा आए कि साथ ही ले जाए। मानव वहां रहना कतई पसंद नहीं करेगा कि जहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती हो, और जहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ता हो वहां पे भी रहना पसंद नहीं करेगा। उसको कैसा माहौल चाहिए जहाँ पे उसके पास पानी की पूर्ति हो, पानी की कमी ना हो, प्लस अच्छी व्यवस्था हो पानी की, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने देखा कि जो हमारे जो प्राचीन समय में जो मगध जैसे राज्य थे, उनके आसपास वो कहाँ मिले हमें, एक नदी के किनारे मिले, सिंधु घाटी सभ्यता मिली। तो वो सारे नदी के किनारे रहते जहाँ पे जल की पूर्ति अच्छे से हो रही थी, तो हमें यही कारण था। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गए कौन से कारण, भौतिक कारण हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले आर्थिक, यानी कि आर्थिक का मतलब हो गया पैसे से रिलेटिव, आय से रिलेटिव। बस आर्थिक कारण के अंदर क्या देखेंगे कि आर्थिक कारण जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारण में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, रोजगार की, जहां पे रोजगार की सुविधाएं अच्छी होंगी लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जहां रोजगार नहीं है तो वहां रह के अगला क्या करेगा। तो जहां पे रोजगार की सुविधाएं ज्यादा होंगी, पहला तो ये। दूसरा नगरीकरण, नगरीकरण भी इसका एक अच्छा कारण है। देखो, मानव गांवों में रहता था, गांवों से शहरों की ओर आने लगा। शहरों की ओर आने लगा क्यों, क्योंकि वहां की सुविधाएं उसको आकर्षित कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं उसको। बैंक की सुविधा उसको आकर्षित कर रही है, किसकी, डॉक्टरों की सुविधा उसको आकर्षित कर रही है, किसकी, पढ़ाई की सुविधा उसको आकर्षित कर रही है, परिवहन की सुविधा। जब उसको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो जरूरत थोड़ी है वो गांव में रहेगा, वो नगरों की तरफ पलायन करेगा। तो ये नगरीकरण। उसके बाद औद्योगिकीकरण। जाहिर सी बात है, जो बंदे बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, तो उनको बोला जाए कि तुम शहर में आ जाओ, हम तुम्हें काम देंगे, उद्योगों के पास आके रहने लग जाओ, तो वो वहां रहेंगे, है ना। दूसरा, हम देखते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे खनिज होते हैं, वहां से खनिज निकालते हैं, खनिज निकाल के उनको अलग अलग जगह सप्लाई किया जाता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उनको रोजगार मिल रहा है, उनको मजदूरी मिल रही है, उनका घर खर्च चल रहा है जिससे। तो लोग ऐसी जगह पे रहने पसंद करेंगे जहां उनके पास रोजगार, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसी सुविधाएं हो। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ आएंगी, तुम्हारे आर्थिक कारण में। उसके बाद आते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण के अंदर क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि मानव समूह में रहते हैं, समूह में रहता है, तो एक ऐसे समूह में रहना पसंद करेगा जहां उसके रीति रिवाज के लोग रहते हो, जहां उसकी भाषा के लोग रहते हो। अब भाषा की बात करें तो जैसे मान लो अब पंजाब के लोग हैं, तो वो पंजाब एक भाषाई समूह है, एक अलग संस्कृति के रूप में बसा हुआ है ना। और ऐसे ही हम बात करें तो उधर क्या नाम है, तमिल साइड, तमिल के लोग भी भाषाई समूह के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि एक सांस्कृतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण कि वो अपने रीति रिवाजों वाले जो समुदाय हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और दूसरा, अपनी भाषा के समूह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये सब जो ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जहाँ रहना ज्यादा पसंद करेगा, जिसको जहाँ ज्यादा अनुकूल वातावरण रहेगा, वो वहां ज्यादा रहेंगे, उसके जैसे लोग ज्यादा रहेंगे। जहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे वहां घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मान लो एक घनत्व की सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं, तो घनत्व को हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 1 किलोमीटर। अब मान लो कि हम राजस्थान में बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। राजस्थान का एक हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान का 2 जिले, एक तो ले लो आप जैसलमेर, एक ले लो श्री गंगानगर, गंगानगर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसलमेर है, ये थोड़ा सा क्या है, सघन बसा हुआ है। ये क्या बसा हुआ है, सघन। और ये क्या बसा हुआ है, विरल बसा हुआ है। कारण 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 सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुकूल जलवायु नहीं है, यहाँ पे गर्म एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ पे कम होंगे लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़े ज्यादा होंगे। कारण कारण यहाँ पे कणक अच्छी हो रही है, फसलें अच्छी हैं, नहर का पानी लग रहा है, सब कुछ मिल रहा है गंगानगर में। और मान लो यहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में 200 व्यक्ति रहते हैं। कितने, 200 व्यक्ति रहते हैं।
1 किलोमीटर में, और यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रहते हैं। तो अब बताओ जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा होगा? जहाँ पे 1000 रहते हैं वहाँ का, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को अपने अकॉर्डिंग रहने की प्रतिकूल जलवायु मिल रही है, प्रतिकूल साधन मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, मान लो कि जब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो ये हमने कारक पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मानव भूगोल में आते हैं। मानव भूगोल की विषय वस्तु ही ये कहती है कि मानव से रिलेटिव जितने भी तुम्हारे काम हैं, जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी संसाधन है, जितनी वस्तु हैं, उन सब का अध्ययन हम जो इसके अंदर करेंगे ना, तो वो मानव भूगोल ही कहलाएगा। ठीक है, अब ये जनसंख्या वितरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आपका क्या आता है? प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर। उससे पहले एक और आता है प्रवास। इसका एक प्रवास भी कारण हो सकता है, जलवायु, इसका क्या कहते हैं, जनसंख्या का। मान लो प्रवास का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके रहना। अब मान लो मैं राजस्थान में रहता हूँ, मुझे यहाँ पे वातावरण सेट नहीं बैठ रहा, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और जाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। प्रवास कहलाएगा। तो प्रवास कहलाएगा जब, तो मेरे पास क्या होगा कि मैं इस राजस्थान को छोड़कर जाऊंगा, तो ये मेरा उद्गम, जहां से मैं निकला हूं ना, ये जहां से मैं निकला हूं वो स्थान क्या कहलाएगा? उद्गम कहलाएगा। और जहां पे जाके मैं रहूंगा, जहां पे जाके मैं पहुंचूंगा, वो क्या कहलाएगा? गंतव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गंतव्य। यहां से निकलूंगा तो ये उद्गम है, वहां वो जहां पे मैं जाकर रहूंगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? गंतव्य कहलाएगा। तो बस ये कुछ छोटे छोटे पहलू हैं जो इसके अंदर आएंगे, जो हमें क्लियर करते जाने हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये सही लगी होगी क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं, एक आधे दिन में दोबारा ले लेंगे, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। तो उसके बाद हम फिर वापस लेंगे क्लास। आज क्या बार हो गया? आज हमारा क्या है? मंगलवार है। तो हम देखते हैं शुक्रवार से पहले पहले एक क्लास आपकी और ले लेंगे, इसी के साथ 2-2 3-3 चैप्टर एक साथ लेते चलेंगे। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपने फिर नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे में डिस्कस कर लेंगे। आप मेरे को एक कमेंट कर देना, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, या फिर इसको आप रिवर्स करके देख लेना। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगे या कुछ और हो तो मेरे को आप मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।